हेलो बच्चों, आज हम आपको लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 बायो का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन से मेरा वीडियो थोड़ा नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज से डेली अपडेट आपको मिलेगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या है, ये क्वेश्चन जो चैप्टर है आपका, इससे बहुत सारी रिलेटेड टॉपिक थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बोर्ड मॉडल हर साल पूछे जाते हैं, जिसकी हम लोग बात आज करने वाले हैं, जिसको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसमें से हम कुछ सवालों को यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि पुष्प के प्रमुख कार्यों को लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहा है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो देखिए, पुष्प के प्रमुख कार्य, क्योंकि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात हो रही है, इसमें कायिक जनन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो करता है पुष्प ही करता है। तो पुष्प के ही मुख्य कार्य होते हैं जिससे कि लैंगिक जनन को संपादित किया जाता है या किया जाता है। तो इसका जब आंसर लिखेंगे कि पुष्प के प्रमुख कार्य क्या है, तो इसको 5 पॉइंट देकर लिखेंगे। पहला कार्य क्या है, दूसरा कार्य क्या है, तीसरा कार्य क्या है, चौथा कार्य क्या है, पांचवा कार्य क्या है। तो चलिए पहला कार्य हम बता देते हैं। पहला कार्य है, पुष्प का पहला कार्य है कि पुष्प क्या करेगा निषेचन के लिए। सबसे पहले जो निषेचन की जो क्रिया होती है पुष्पी पादपों में, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। निषेचन की पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन की पश्च घटना। तो निषेचन से पूर्व 2 चीज बनेंगे, एक तो पराग तथा अंडों का निर्माण होगा और दूसरा जो होगा परागण होगा। तो पहला में लिखेंगे पराग तथा अंडों का निर्माण। पहला में क्या लिखेंगे, पराग तथा अंडों का निर्माण। दूसरा में लिखेंगे परागण की क्रिया को संपन्न कराने का कार्य कौन करते हैं, पुष्प करते हैं, यानी परागण। दूसरा में क्या लिखेंगे, परागण। और तीसरा में लिखेंगे कि निषेचन। परागण जब होगा तब निषेचन क्रिया होगी, तो तीसरा में लिखेंगे निषेचन। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि बीज तथा फलों का निर्माण या फल तथा बीजों का निर्माण। और फल बनेगा तब बीज बनेगा, इसलिए फल तथा बीजों का निर्माण लिखेंगे। और फिर लिखेंगे फल तथा बीजों का प्रकीर्णन, मतलब परिपक्व होना। और जब परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद पुष्प का जो वर्क होता है बिल्कुल लास्ट हो जाता है, एंड हो जाता है। यानी पुष्पों के प्रमुख 5 कार्य हैं। पुष्पों के प्रमुख 5 कार्य हैं। पहला कार्य क्या है, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा, पराग तथा अंडों का निर्माण। दूसरा है परागण, तीसरा है निषेचन, चौथा है फल तथा बीजों का निर्माण और चौथा है फल तथा बीजों का प्रकीर्णन। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि परागकण आहार क्या है, यानी जो परागकण बनते हैं उसको आहार के रूप में क्यों लिया जाता है, या परागकण आहार किसे कहा जाता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि परागकण आहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। परागकण आहार ज़्यादातर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, कम से कम में पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें, इसके लिए करते हैं। परागकणों में भरपूर आहार होते हैं, पोषक तत्व उसमें भरपूर भरे होते हैं, और जैसे ही उसको कोई भी आदमी सेवन करता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए परागकण को आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल धावक लोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने वाले लोग करते हैं। धावक मतलब दौड़ने वाले खिलाड़ी कर सकते हैं, खेलने वाले, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और वो ऊर्जा तुरंत रिकवर हो जाती है परागकणों के माध्यम से। तो इसमें बहुत सारे पौधे हैं जिनके परागकण आहार के रूप में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर जो अब इसका आंसर हम जो लिख रहे होंगे तो आंसर में लिखेंगे कि परागकण आहार क्या है। तो परागकण आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में भरे होते हैं, जो कम से कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसे क्या कहते हैं, परागकण आहार कहा जाता है। परागण क्या है, इसे हम लोग को समझना है कि परागण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले परागण को जब हम लोग को डिफाइन करना है तो बहुत ही आसान भाषा में इसको लिखना है कि परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर के परागकण मादा वर्तिकाग्र तक स्वयं या किसी माध्यम से पहुंचते हैं या पहुंचाए जाते हैं, और जिसके बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, उसे हम परागण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे कि जब नर के परागकण मादा वर्तिकाग्र के पास स्वतः या किसी माध्यम से पहुंचते हैं या पहुंचाए जाते हैं और इसके द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, उसे हम परागण कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। अब देखिए, स्वपरागण और परपरागण परागण के ही डिफिनीशन में छुपा हुआ है। स्वपरागण को डिफाइन करेंगे तो उसमें किसी के द्वारा नहीं पहुंचेगा बल्कि खुद से पहुंचेगा। परपरागण स्वतः नहीं पहुंचेगा बल्कि किसी माध्यम से पहुंचेगा। तो उसको डिफाइन करेंगे कि स्वपरागण क्या है। स्वपरागण ऐसे परागण को कहते हैं जिसमें नर परागकण मादा वर्तिकाग्र तक स्वयं पहुंचते हैं,
नर परागकण मादावर्ती काक पर स्वयं पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने नहीं दिया है कि स्वपरागण किसे कहते हैं या परपरागण किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन 8 नंबर में। तो स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि स्वपरागण क्या है या किसे कहते हैं। तो स्वपरागण वैसे परागण कहते हैं जिसमें नर परागकण मादावर्ती काक पर स्वतः पहुंच जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्वपरागण और परपरागण में देख लीजिए, स्वपरागण में केवल द्विलिंगी पुष्प भाग लेंगे, इसलिए द्विलिंगी पुष्प भाग लेंगे क्योंकि जब तक दोनों उसमें नर और मादा उपस्थित नहीं होंगे तब तक स्वतः हो ही नहीं सकता है। और परपरागण जो है उसमें द्विलिंगी पुष्प भी भाग ले सकते हैं और एक लिंगी श्रेय भी पुष्प भाग ले सकते हैं। ज्यादातर एक लिंगी पुष्प भाग लेते हैं, लेकिन इसमें स्वपरागण में केवल द्विलिंगी पुष्प भाग लेंगे क्योंकि उसमें नर और मादा रहेगा। तो नर क्या होगा, अपने आप परिपक्व होगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, मतलब अपने से फटकर और बारिश हो जाएगा उसी के मादा भाग पर। तो इस तरीके से होता है। तो स्वपरागण का आप लोग लिख सकते हैं कि स्वपरागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर परागकण मादावर्ती काक पर स्वतः यानी खुद से पहुंच जाता है, उसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण उसे कहते हैं जिसमें नर परागकण मादावर्ती काक पर स्वतः न पहुंचकर बल्कि किसी न किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है और तब निषेचन क्रिया संपन्न होती है, उसे परपरागण कहते हैं। परपरागण के क्या महत्व है, मैं 8 नंबर क्वेश्चन को भी इसी के साथ क्लियर कर दे रहा हूं। परपरागण के क्या महत्व है, तो परपरागण के ही महत्व है कि उसमें हमें विकसित प्रजाति प्राप्त होती है, उन्नत प्रजाति प्राप्त होती है और डेवलप प्रजाति प्राप्त होती है। लेकिन स्वपरागण में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां क्लोन हो जाती है यानी एक जैसी प्राप्त हो जाती हैं। चलिए अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल है कि सजात पुष्पी परागण क्या है। आपको मैं बता दूं कि वैसा पुष्पी परागण जिसमें एक ही जाति के या एक ही वंश के एक ही जाति के पुष्प भाग लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। जैसे कि एक ही जाति के पुष्प का नर पुष्प होता है और उसी जाति के पुष्प का मादा पुष्प होता है और जब दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार से जो क्रॉस होता है उसे हम सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है और हर बार पूछे जाते हैं। कभी कभी आता है कि बीजात पुष्पी परागण क्या है, तो कभी कभी क्या होता है ना, क्रॉस मतलब हो जाता है, मतलब एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के पुष्प और पराग से मिल जाते हैं। ये जितने परागण है उसका जब भी आंसर आपको लिखना है तो बहुत ही आसान ट्रिक है। वायु परागण वायु के माध्यम से होता है तो लिखेंगे वायु परागण वैसे परागण को कहते हैं जिसमें वायु की आवश्यकता होती है या वायु के द्वारा होता है। अब यहाँ पे है जल परागण, मान लीजिए पूछता है जल परागण किसे कहते हैं, तो जल परागण वैसे परागण कहते हैं जो जल के द्वारा होता है। पक्षी परागण क्या है, वैसे परागण कहते हैं जो पक्षी के माध्यम से होता है। कीट परागण क्या है, जो कीट के माध्यम से होता है। चमगादड़ परागण क्या है, जो चमगादड़ के द्वारा होता है। तो जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो उस क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देने की जरूरत है और थोड़ा सा दौड़ देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी पक्षी परागण क्या है, तो लिखेंगे कि पक्षी परागण वैसे परागण कहते हैं जो पक्षियों के द्वारा होते हैं, संपन्न होते हैं। उसमें 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे। अब आते हैं चमगादड़ परागण किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। चमगादड़ परागण वैसे परागण कहते हैं जो चमगादड़ के द्वारा होता है। ये खास प्रकार के कुछ फूलों में पाया जाता है, जैसे आपने सेमल का फूल देखा होगा, लाल लाल फूलता है और उसमें चमगादड़ बड़ा मिलते हैं। सेमल के पेड़ पर आपको चमगादड़ मिलेंगे तो वो चमगादड़ क्या करते हैं, वहाँ पर आशियाना अपना बनाए होते हैं और साथ ही साथ उसका परागण में भी मदद करते हैं। भीन काल पक्वता क्या है, 7वां नंबर जो सवाल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भीन काल पक्वता क्या है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने जब 11th पढ़ा होगा तो उसमें एक टॉपिक्स आया होगा कि फूलों की जो प्रकार होता है उसमें फूल किस प्रकार से निकलते हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी जिसके सीमा का कोई अंत नहीं होता है, जैसे सरसों का फूल आप ले लीजिए तो सरसों के फूल में क्या होता है कि एक फूल निकल रहा होता है, फिर फल रहा होता है, फिर ऊपर फूल निकल रहा होता है, फल रहा होता है। ये प्रक्रिया उसमें फूल जब निकलता है शुरुआती फूल उसी समय से शुरू होता है और फूल उसके अंत तक निकलता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिससे फूल एक ही साथ आते हैं और उसमें फल भी एक ही साथ लगते हैं, उसके बाद उसमें फूल नहीं आता है, उसके जीवन काल में फूल नहीं आता है। तो वो क्या हो गया कि एक ही साथ पक रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसमें आ रहा है, फलने के बाद पक रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइमिंग में क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है और अलग अलग टाइमिंग में फल लग रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर कैसे लिखना है। इसका आंसर लिखना है कि भीन काल पक्वता से हम यही समझते हैं कि वैसे फलों में
फलों का निर्माण जो एक काल में नहीं बल्कि अलग अलग समय अंतराल में कंप्लीट होते हैं या पूरा होते हैं, और जिससे फल लगने की प्रक्रिया होती है उसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। तो इसी के साथ हमने ये जो 8 आपको सवाल अभी यहाँ पे कंप्लीट किए, ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा। चलते हैं 9वां नंबर सवाल। अगला क्वेश्चन, दोहरा निषेचन क्या है और इसके महत्व को बताएं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि दोहरा निषेचन होता क्या है। दोहरा शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया 2 बार हो रही है। आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, इसको समझना है कि दोहरा निषेचन का मतलब ये हो गया कि निषेचन की क्रिया 2 बार हो रही है। तो जब निषेचन की क्रिया प्राकण और मादावर्तिका के मिलने से जब निषेचन क्रिया हो रही होती है, तो उसमें जो सहायक कोशिकाएं होती है, और सहायक कोशिकाओं में जो जीवद्रव होता है, उस जीवद्रव में 2 नर युग्मक का निर्माण, नर कोशिकाएं होती है। एक छोटी नर कोशिकाएं होती है और एक बड़ी नर कोशिकाएं होती है। तो जब छोटी नर कोशिकाएं प्रथम बार जब अंडाणु से या उसके साथ मिलती हैं, तो प्रथम बार क्या होता है कि जब उनका मिलन होता है तो द्विसंलयन होता है। क्या होता है? द्विसंलयन होता है। और फिर से जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं, फिर से उसी के साथ, यानी जो द्विसंलयन हुआ रहता है उसी के साथ फिर से एक बार संलयित होती है। तो जब दूसरी बार संलयित होती है तो उसे त्रिसंलयन कहते हैं। तो पहला बार छोटी कोशिका, नर की छोटी कोशिका मिली तो क्या हो गया? द्विसंलयन हुआ। और नर की बड़ी कोशिका फिर से उसी से मिली तो त्रिसंलयन हुआ। तो प्रथम बार मिलना एक निषेचन क्रिया हुई, और दूसरी बार मिलना फिर एक निषेचन क्रिया हुई। तो इसीलिए दोहरा निषेचन में क्या होता है कि एक बार द्विसंलयन होता है, एक बार त्रिसंलयन होता है, और इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि परिपक्व भ्रूण का निर्माण, बीज का निर्माण, फल का निर्माण जो होता है। अब आता है कि अनिषेक फलन क्या है और असंग जनन क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ चुका है कि यह कैसे आप इसको समझेंगे, किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो अनिषेक फलन शब्द से स्पष्ट है, शाब्दिक अर्थ समझा जाए, यानी शब्द से जब अर्थ समझा जाए तो अनिषेक फलन मतलब लग गया, मतलब निषेचन नहीं होना, और निषेचन तो निषेचन, तो अनिषेचन फलन यानी बिना निषेचन का फल बनना। तो शब्द से हम समझ चुके हैं, अब इसको परिभाषित करेंगे कि अनिषेक फलन क्या है। तो बिना निषेचन की फल लगने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। बिना निषेचन की फल लगने की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। हमारे यहाँ कभी कभी आप देखिएगा तो गुल्लर का जो फूल होता है, लोग कहते हैं कि गुल्लर का फूल आपने देखा है, तो गुल्लर में फूल ही नहीं होगा क्योंकि उसमें फूल लगता ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अनिषेक फलन होता है। अंगूर में आपने कभी फूल नहीं देखा होगा, उसमें स्टार्टिंग में फल का ही निर्माण देखा होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों को कि अनिषेक फलन बिना निषेचन का फल लगना। इसके उदाहरण है केला, संतरा, अंगूर, अनानास। इसमें डायरेक्टली संतरा, अंगूर, अनानास इसमें आ जाएगा। ठीक है, अनिषेक फलन। मैं इसको परिभाषित कर दे रहा हूं कि अनिषेक फलन क्या है, वैसा फलन जिसमें बिना निषेचन का फल लगता हो। और असंग जनन क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि इसमें निषेचन की क्रिया होती थी और इसमें बिना निषेचन का फल बनता है। इसमें बिना अनिषेक फलन क्या होता है कि बिना निषेचन का फल बना, और असंग जनन में क्या हुआ कि बिना जो निषेचन की क्रिया यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि बिना निषेचन का ही क्या हो रहा है, इसमें भी फल बन रहा है। तो असंग जनन और अनिषेक फलन ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उदाहरण है सूर्यमुखी कुल के पौधे। सूर्यमुखी कुल के पौधे इसका उदाहरण हो जाता है। एक क्वेश्चन मैंने पिछले में पढ़ाया था कि स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। स्वपरागण क्या है इसमें आपने देखा था, परपरागण क्या है इसमें भी आपने देखा था, क्योंकि मैंने ही पहले ही बताया कि परागण की वह प्रक्रिया जो किसी के माध्यम से होती है परपरागण कहलाती है, और जो किसी के माध्यम से नहीं होती है स्वपरागण कहलाती है। एक बार फिर से मैं अनिषेक फलन और असंग जनन को एक बार बताता हूं। इसे बिना निषेचन का फल लगता है, इसमें बिना निषेचन का बीज बनता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अनिषेक फलन क्या है, तो बिना निषेचन का फल लगना, और असंग जनन क्या है, बिना निषेचन का बीज बनना। तो इसको कभी भी आप नहीं भूलेंगे, इसको कभी भी आप लोग को ध्यान दे देना है। यहाँ आता है
थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम को से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन फिर से इसको समझ लीजिए। स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है मैंने इसको बता दिया है, पहले ही बताया आपको कि स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है, इसको आप लोग देख चुके हैं। अब आता है कि यथार्थ फल और आभासी फल क्या होता है। यथार्थ फल मतलब वास्तविक फल और आभासी फल मतलब काल्पनिक फल, दोनों बातों को स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझना है। तो यथार्थ फल क्या होता है और आभासी फल क्या होता है, इसको अंतर को लिखते समय बस थोड़ी सी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, काफी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको आप लोग को ध्यान देना है। और वह टॉपिक क्या है कि अंडाशय से जो विकसित होता है यथार्थ फल कहलाता है। ध्यान रखना है कि अंडाशय से जो विकसित होगा वह यथार्थ फल कहलाएगा और पुष्पासन या बाह्यदल पुंज से विकसित होगा वह आभासी फल कहलाएगा। पुष्पासन या बाह्यदल पुंज से जो विकसित होगा आभासी फल कहलाएगा। यानी फलों का जो निर्माण हो रहा है, अगर जो निर्माण अंडाशय से हो रहा है तो वह फल क्या होगा, यथार्थ फल कहलाएगा। और पुष्पासन या बाह्यदल पुंज से जिस फल का निर्माण हो रहा है वह क्या होगा, आभासी फल कहलाएगा। तो इस दोनों बातों को आप लोगों को हमने क्लियर करा दिया है और यह क्लियर हो चुका है कि अंडाशय से किस प्रकार से विकसित होता है और पुष्पासन और बाह्यदल पुंज से कैसे विकसित होता है। तो कभी नहीं भूलना है, यह 1 नंबर में भी यह क्वेश्चन आता है कि यथार्थ फल निम्न में से कहां से विकसित होता है, या पूछ सकता है कि अंडाशय से विकसित होने वाले फल को क्या कहते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी बातें क्लियर होगी तो आप उसका राइट आंसर आराम से भरेंगे, यानी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जल परागण जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है आपको कि जल परागण क्या है। जल परागण वैसे परागण को कहते हैं जो जल के माध्यम से होता है। एक सवाल और आता है कि बहुत सारे लोग जल परागण में, आप एग्जाम्पल में लिख लेते हैं कि कमल का फूल जल में होता है तो उसमें जल परागण होता होगा। यह बड़ा पूछता है सवाल कि जल परागण क्या है। तो जल परागण में इस तरह की बातों को इंक्लूड किया गया है कि जल परागण क्या होता है। यानी जल परागण कैसे परागण कहते हैं जिसमें जल के माध्यम से होता है, लेकिन कमल जो होता है जल में होता है लेकिन उसमें परागण जल से नहीं होता है बल्कि कीट से होता है। ये कंफ्यूजन नहीं लाएंगे क्योंकि कमल का फूल जो होता है जल के ऊपर खिलता है और परागण जो होता है कीट से होता है। तो यहां पर गलती आपको नहीं करनी है। अगला है कि वायु परागित पुष्प और कीट परागित पुष्पों में विभेद करें या अंतर स्पष्ट करें। तो वायु परागित पुष्प और कीट परागित पुष्पों में अंतर मुख्य रूप से यही है कि इसका ठीक उल्टा हो जाता है। वायु परागित पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं और कीट परागित पुष्प जो होते हैं बड़े होते हैं। वायु परागित पुष्पों में कोई मकरंद ग्रंथियां नहीं होती है और कीट परागित पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां होती हैं। वायु परागित पुष्पों में जो भड़कीले रंग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, कीट परागित पुष्पों में भड़कीले रंग पाए जाते हैं। इसमें वायु परागण पुष्पों में परागणों की संख्या ज्यादा होती है, इसमें कीट परागित पुष्पों में परागणों की संख्या कम होती है। तो ये चीजें यहां से आपको क्लियर हो चुकी है, यानी वायु परागित और कीट परागित फूलों की विशेषताएं। एक बार फिर से सुन लेंगे कि वायु परागित पुष्प और कीट परागित पुष्प क्या है, इसका अंतर कैसे विभेद करेंगे। तो आप इसको देख रहे होंगे कि वायु परागित फूल और कीट परागित फूल, वायु परागित फूल और कीट परागित फूल में साफ विपरीत है, डिस्टेंस है। यानी वायु परागित फूलों में जो विशेषताएं पाई जाती हैं और कीट परागित पुष्पों में विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों को लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अंतर हो जाएगा। यानी इसमें छोटे होते हैं, इसमें बड़े होते हैं, इसमें मकरंद ग्रंथियां नहीं पाई जाती है वायु में और कीट परागित पुष्पों में पाई जाती है। इसमें सुगंध नहीं पाया जाता है, इसमें सुगंध पाया जाता है। तो इसको उल्टा करके आपको लिख देना। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एल्बुमिनियस और गैर एल्बुमिनियस बीजों में अंतर स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एल्बुमिनियस बीज का निर्माण करने में भ्रूण पोष जो होता है पूर्ण रूप से लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, रहता है, गलती हो गया। और गैर एल्बुमिनियस में क्या होता है, बिल्कुल लोप हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो यहां पे मैंने इसको लिख दिया है कि एल्बुमिनियस में भ्रूण पोष होते हैं, यानी पाए जाते हैं, सही मार दिया है। और गैर एल्बुमिनियस बीजों के निर्माण में भ्रूण पोष बिल्कुल रूप से लोप हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, यानी लोल हो जाता है, गायब हो जाता है। अब यहाँ पे भ्रूण पोष क्या है कि है, मतलब एल्बुमिनियस में भ्रूण पोष पाए जाते हैं, उसका अवशेष भाग पाए जाते हैं, लेकिन गैर एल्बुमिनियस में भ्रूण पोष बिल्कुल गायब हो जाता है। तो एल्बुमिनियस में भ्रूण पोष पाए जाते हैं और गैर एल्बुमिनियस में भ्रूण पोष नहीं पाए जाते हैं। पहला अंतर लिख देंगे। दूसरा है कि एल्बुमिनियस बीजों का जो निर्माण होता है उसको पूरे अच्छे से डिफाइन करके और फिर लिख देना है इसमें एग्जाम्पल, कि इसका एग्जाम्पल है मटर, मूंगफली, और इसमें गेहूं, मक्का और बाजरा आ जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि एल्बुमिनियस और गैर एल्बुमिनियस बीजों में क्या अंतर है। तो एल्बुमिनियस और गैर एल्बुमिनियस बीजों में मुख्यतः अंतर यही है कि
गैर एल्बुमिनियस में भ्रूणपोष लोप हो जाता है और एल्बुमिनियस में भ्रूणपोष पाए जाते हैं। इसी के साथ पुष्पी पादपों का ये जो आपका चैप्टर था इंपॉर्टेंट सवाल का खत्म हो गया है। और मैं दो बात आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो पाती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे कमेंट्स करिए, क्वेश्चन लिखिए और अगली वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। धन्यवाद वॉच करने के लिए। और इसको जब भी आपको समझ में नहीं आता है तो इसको एक दो बार और देखिए, रिपीट करिए और रिपीट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाएगा। धन्यवाद।